हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जवाहर नवोदय विद्यालय JNV का क्वेश्चन पेपर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपको जैसे पता ही है, इसमें आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा। एंड अरिथमेटिक टेस्ट जो होगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 मार्क्स होगा। एंड लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो 20 क्वेश्चन होंगे एंड 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से ये पेपर का पैटर्न होगा। तो चलिए अभी हम इसका अरिथमेटिक टेस्ट वाला पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना एंड लाइक भी करना। तो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम JNV स्कूल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सेक्शन सेकेंड अरिथमेटिक टेस्ट का 41 क्वेश्चन देखेंगे। तो इफ़ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अकर्स। तो अगर हम 1 to 100 में देखें तो जो 9 डिजिट है वो कितनी बार आया है। 1 से 100 तक जो नंबर्स की काउंटिंग होती है उसमें 9 जो डिजिट होता है वो कितनी बार आता है। तो यहाँ पे आप 1 से 100 तक काउंटिंग तो लिखोगे नहीं। अब आपको ये ज़रूर पता है कि जब आप 1 से 10 की बात करते हो तो 1 से 10 में जो 9 डिजिट है वो सिर्फ 9 पे आता है ना। 1 से 10 पे 9 पे ही तो 9 आता है। ऐसे 11 से 20 पे आपको पता है 19 पे 9 डिजिट आता है, डिजिट 9 19 पे आता है। फिर ऐसे 21 से 30 पे 29 पे आएगा, फिर 39 पे आएगा, फिर 49 पे आएगा, फिर 59 पे आएगा, फिर 69 पे आएगा, फिर 79 पे आएगा, फिर 89 पे आएगा। अब यहाँ पे देखो 90 वाली लाइन पे तो सब में 9 आएगा ना। सारे जो भी नंबर्स हैं उनमें सब में 9 आ रहा है। जैसे हर एक लाइन में 1 से 10 में एक बार 9 आया, 11 से 20 पे सिर्फ एक बार 9 आएगा, 19 पे यहाँ तो सब में एक एक बार आएगा। बट 90 वाली जो लाइन होती है, 90 से 100 वाली जो लाइन होती है उसमें 9 डिजिट बहुत बार आता है ना। तो 90 पे भी आएगा, 91 पे भी आएगा, 92 पे भी आएगा, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पे नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया। अब इन्हें काउंट कर लो आप। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो यहाँ पे जो 99 है यहाँ पे 2 बार आया ना 9, है ना। तो यानी ये 19 और 20 ये 2 बार आया है, तो यहाँ तक 18 हो गया था। तो यहाँ 2 बार आया तो ये 20 होगा। तो इसलिए आंसर 20 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया 9 डिजिट। तो आंसर क्या होगा इसका 20, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन का पता चल गया होगा। सेम ऐसे ही अगर ये होता कि 1 से 100 पे डिजिट 5 कितनी बार आएगा तो शायद उसका आंसर भी आपका कितना आता, 20 ही आता, डिजिट 5 है ना। तो ये आपको ऐसे बना बना के देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 9 6 एंड 0। तो अगर 9 6 0 ये 3 डिजिट का यूज़ करके हम पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाए एंड देन लीस्ट नंबर बनाए 3 डिजिट का, और फिर बाद में उनका प्रोडक्ट कर दे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दे। सबसे पहले हम इन 3 डिजिट से क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो आपके पास ये 3 डिजिट्स हैं 9 6 और 0। इनसे मेरे को सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट बनाना है ना। तो यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, फिर उसके बाद छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ये है, तो ग्रेटेस्ट जब भी बनाना हो तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये बन गया हमारा इन 3 डिजिट से 9 6 0। और लीस्ट 3 डिजिट का अंदर सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब आपको सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना चाहिए, बट सबसे छोटा तो 0 है ना। तो अगर आप 0 आगे लिख दोगे और फिर 6 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, जैसे ग्रेटेस्ट में आपने पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, सबसे छोटा लास्ट में लिखा। ऐसी लिस्ट का मतलब तो यही बनता है कि सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0 अगर आप आगे लिख देते हो तो इससे ये ना 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 3 डिजिट की बजाय, क्योंकि 0 जब भी आगे होता है तो इसको काउंट नहीं करते हम। तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हमें 2 डिजिट थोड़ा ना चाहिए, हमें तो 3 डिजिट चाहिए। तो जब भी 0 होना इन डिजिट्स में तो आप 0 को पहले नहीं लिखोगे, 0 को आप रिप्लेस करोगे सेकेंड नंबर पे। तो 6 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा, ये सबको पता होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको 6 पहले लिखना पड़ेगा, फिर 0, फिर लास्ट में 9। अब कुछ नहीं करना है, इनका प्रोडक्ट करना है इन दोनों नंबर्स का। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करना आप कर करके देख लेना। मल्टीप्लाई तो आई होप सब बच्चों को आता ही होगा। तो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आएगा 584640, जो कि आपका होगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ईजी सा ही क्वेश्चन था,
ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन एंड कंसेप्ट आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएनवी की, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसमें चेक कर लेना। उसमें आपको इंग्लिश और जो मेंटल एबिलिटी है वो उसका भी मिल जाएंगे सारे सॉल्यूशंस। तो मैथ्स को आपको डिटेल सोल्यूशन के लिए भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 43। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसे ज़रूर चेक करना। अ फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम और इक्विवेलेंट इफ, एक फ्रैक्शन है वो सेम है और इक्विवेलेंट है कब कब कोई भी फ्रैक्शन सेम या इक्विवेलेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेम नंबर एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब सेम नंबर ऐड होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। नहीं, देखो सेम या इक्विवेलेंट बनाना आपको आता होगा ना, कैसे कोई भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास 2/3 है, ठीक है, अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको रूल पता है ना, सेम ऊपर नीचे क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई और उसी नंबर से नीचे डिवाइड करना होता है। यानी कि जब भी हम इस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम 5 से भी कर सकते हैं, 2/3 को हम ऊपर नीचे 7 से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो 14/21 है वो 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने इसको 5 से किया तो 2 5 10, 3 5 15। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये रूल होता है इक्विवेलेंट का। तो ऐड करते हैं, नहीं ये गलत है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी गलत है। नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, अदर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए बस। यस, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे। इफ़ 4392 डिवाइड बाई 3.66 एंड गिव्स आंसर 1200, तो आपको बोला इसका आंसर कितना आएगा। तो सिंपली इसी की हेल्प से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो इसमें आपको इसका ये तो गिवन है क्वेश्चन में, 4392 अपॉन 3.66 1200 गिवन है। तो अगर मैं ना 4392 ये डेसिमल यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये डेसिमल अगर यहाँ से हटेगा तो ये 2 डिजिट के बाद था ना डेसिमल, तो आपको डेसिमल का रूल पता है, ये 2 डिजिट के बाद है तो नीचे 100, यहाँ नीचे 100 आएगा। अब ये नीचे 100 यहाँ ना लिख के मैं उस 100 को ऊपर भी तो भेज सकती हूँ, यानी नीचे वाले नंबर पर अगर डेसिमल है तो 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर डेसिमल होता तो नीचे आ जाता। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैंने डेसिमल हटाया, तो ये जो 2 डिजिट का मतलब 100 आपका, ये नीचे डेसिमल है तो ऊपर 100 चला जाता है। तो ये आपका, तो यानी कि आप कह सकते हो 4392 अपॉन 366 इंटू 100 कितना आंसर दे रहा है, 1200। 1200 को आप ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू 100, है ना। 1200 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 100। तो ये 100 से अगर मैं ये 100 हटा दूँ, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। यही तो मतलब हुआ कि ये इसको मैं इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकती हूँ, इसका डेसिमल हटाऊंगी तो इंटू 100, एंड ऐसे 1200 को कैसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 100। तो यहाँ ये 100 दोनों में से अगर मैं हटा दूँ तो ये पूरे का आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसमें भी अगर आपको ये वाला फाइंड करना है तो 4392 अपॉन 36.6 है, बट मुझे तो बिना डेसिमल का आंसर पता है ना कितना है, 12 है। तो मेरे को अगर ये डेसिमल मेरे को ऊपर से हटाना है तो एक डिजिट के बाद है ना, तो एक डिजिट के बाद हटाओ तो नीचे, एक डिजिट के बाद है तो 10 नीचे आ जाएगा। इसका भी एक डिजिट के बाद है तो इसका 10 ऊपर आ जाएगा, और इस 10 से ये 10 कट गया, और ये वैल्यू मुझे जो पता चल गया अगर डेसिमल हट गया हो तो 4392 अपॉन 366 कितना आंसर दे रहा है आपको, 12 दे रहा है ना। तो यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 44 का आंसर आपका 12 आ जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, डिटेल सॉल्यूशन समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो उनको आपको अच्छी तरह से देखना है नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसके नेक्स्ट पार्ट का भी एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। द पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 मीटर एंड ब्रेथ 11 मीटर। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, एंड कंडीशन क्या है कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 45 क्वेश्चन, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर
किसके इक्वल बोला है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। अब आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर का मतलब समझते हैं ना, बाउंड्री, पूरी बाउंड्री को प्लस करना होता है। तो ये साइड है, ये भी स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, तो साइड 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 प्लस करोगे तो 4 बार साइड आ गई, यानी 4 इंटू साइड। ऐसे ही रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 एल होती है और 2 बी ब्रेथ होती है, तो लेंथ लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ, तो ये डबल लेंथ और डबल ब्रेथ, तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। अब आपको इसमें लेंथ दी है 17 रेक्टेंगल की, ब्रेथ भी दी है 11 मीटर में है दोनों ही, तो दोनों मीटर में तो कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 17 और 11 को पहले प्लस करो, 28 एंड 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 56 आ गया, यानी कि 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू एस जो है 56 है। अब आप साइड निकालनी है अगर, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। जब भी कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है और मुझे साइड निकालनी है ना, तो ये 4 को यहाँ भेजोगे तो आप डिवाइड में आ जाएगा। तो साइड कैसे निकालोगे, पैरीमीटर को 4 से डिवाइड करके, तो 4 से इसको डिवाइड करना तो आता ही होगा, डिवाइड करके देख लेना। 4 में 5 नहीं आता, 4 1 जा 4 आता है, फिर 1 कैरी यहाँ चला गया, 4 4 जा 16 बन गया ना, तो 4 4 जा 16, तो ये 14, तो इसे डिवाइड करके देख लेना आप। 14 मीटर साइड आ गई। अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है ना क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 14 को 14, साइड कितनी आई है 14, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना तो आएगा 196 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा एंड फॉर्मूले सबको आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट्स वेट 2/3 kg ईच दैट कैन बी मेड फ्रॉम 30 kg ऑफ स्वीट्स। तो आपको बोला है कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं अगर एक पैकेट का वेट 2/3 kg है और आपको कितने केजी स्वीट्स है आपके पास 30 kg, यानी एक का वेट दिया है और 30 kg स्वीट है। तो आपको जब भी नंबर निकालना हो किसी चीज़ का, तो जो टोटल वेट है उसको एक का वेट जो होगा उससे डिवाइड करना है। जब भी हमें किसी चीज़ का नंबर निकालना हो तो आप टोटल जो भी वेट है उसको एक ईच से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 30 तो टोटल वेट है और एक का कितना है 2/3, तो फ्रैक्शन है ये, तो डिवाइड ऐसे लगा दो 2/3। अब फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, जब भी कोई रेशनल फ्रैक्शन नंबर होता है तो इसके नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हो ना आप, 30 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये डिवाइड वाला फ्रैक्शन का रूल होता है कि ये डिवाइड वाले फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई में जब भी लाओगे ना, तो ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है, पहले वाला नहीं, जो बाद वाला फ्रैक्शन है वो ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी डिवाइड हो और तो सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2/3 है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब समझ गए ना, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो इसके नीचे तो 1 लगा दो। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में ना या तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, या फिर सबसे पहले आपको ना कैंसिल करना होता है। कैंसिल ना कभी भी सामने सामने नहीं करते, कैंसिल ऊपर नीचे करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का रूल फ्रैक्शन में सबको पता होगा। तो 2 से 3 तो कैंसिल होगा नहीं, 2 और 30 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं। 2 में 2 1 पे आता है और 2 में 30 कब आता है, देखो 2 में 30 आएगा, 2 1 जा 2, ये 3 था तो 2 1 जा 2, तो एक कैरी गया, 10 बन गया, 2 5 जा 10। तो अब नीचे कुछ नहीं बचाना, तो 1 1 जा 1, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 को 3 से सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे कैंसिल करना है। तो 15 3 जा 45 और 1 1 जा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 45 आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी 45 इसका आंसर है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताना आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 616 स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 22 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर इज़। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है और आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। तो फेंसिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है ना, पैरीमीटर चाहिए होता है। जब भी कोई चीज़ की फेंसिंग करनी हो, फेंसिंग का मतलब ये जो आपका जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फेंसिंग का मतलब इसके चारों तरफ ना हमें लोहे की कुछ वो होती है ना, लोहे की जाला जो होता है, तो इसकी फेंसिंग का मतलब इसकी बाउंड्रीज। फेंसिंग कहाँ होती है, फेंसिंग हमेशा बाउंड्रीज पे होती है, ठीक है। तो बाउंड्रीज पे होती है अगर फेंसिंग,
तो बाउंड्रीज के लिए तो पेरीमीटर निकालना होगा ना, तो हमें पेरीमीटर चाहिए एक तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अभी मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बताया था 2 ब्रैकेट L प्लस B। आपके पास ब्रेथ तो है क्वेश्चन में बट लेंथ नहीं दी हुई है, तो आप पहले, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सबसे पहले एरिया दिया हुआ था ना और ब्रेथ दी हुई थी, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, L/B, और वो आपको गिवन है 616 है ना। L/B एरिया होता है और वो कितना गिवन है 616। इसमें आपको ब्रेथ गिवन है 22 बट लेंथ नहीं दी हुई है, तो लेंथ अगर निकालनी है तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ, ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो इस साइड जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड का मतलब अपॉन में। अब ये 11 से पहले कट जाएगा दोनों, 11 2 जा पे आता है और ये 11 पे कब आता है, देखो 11 में 61 तो नहीं आता, 55 आता है 5 पे। अब डिवाइड करके देख लेना आप, 11 5 जा 55, अब 55 है तो कितना बचा, 6 बचा, 6 यहाँ फॉरवर्ड कर दो, 6 और 6 66 कब आता है 6 पे, 11 पे 6 पे। तो आप चाहे डिवाइड करके देख लो, नहीं तो माइंड में भी डिवाइड कर सकते हो। अब ये 2 और 56 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, अब ये 2 पे 5 तो आता नहीं, 2 2 जा 4 आता है, एक कैरी यहाँ बन गया तो 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, तो लेंथ आ गई आपकी 28 मीटर है ना। अब लेंथ आ गई, अब आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि फेंसिंग के लिए तो बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B, L हमने निकाल ली 28 एंड ब्रेथ तो गिवन थी 22। पहले ऐड करो 50 एंड 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 मीटर। तो पेरीमीटर जो है प्लॉट का 100 मीटर है। अब आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ना 1 मीटर की दी हुई है, 1 मीटर की कॉस्ट दी है, तो 1 पर मतलब 1 मीटर की दी हुई है 7.50 रुपीज़ में। आपको तो पेरीमीटर कितना आया 100, तो 100 मीटर पे फेंसिंग करनी है, तो 1 मीटर की पता है और 100 पे निकालनी है। तो क्या करते, जब 1 का पता हो ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते, तो जो भी ये है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ना डेसिमल को बाद में देखना, पहले ना मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 का मतलब 2 जीरो है, तो इसके लास्ट में, इस 750 के लास्ट में 2 जीरो और लगा दी, और फिर 2 के बाद डेसिमल भी है तो 1 2, 2 के बाद डेसिमल मतलब यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में डेसिमल काउंट करो, और यहाँ से यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे लग गया। तो 750.00 पॉइंट के बाद जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 750 इसका आंसर है, 750 रुपीज़। कितना आंसर आ जाएगा 750 रुपीज़, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। इफ़ a बाई बी इज़ अ फ्रैक्शन वेयर a इक्वल टू b माइनस 3 एंड a प्लस 10 बाई बी माइनस a बाई बी 10 बाई 7, आपको बोला है कि a बाई बी कितना होगा। तो सिंपल ही है, देखो ये फ्रैक्शन है ना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो फ्रैक्शंस है, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। तो आपको पता है ना, कोई भी फ्रैक्शंस के माइनस करने के लिए क्या करते हैं, रूल क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो 2/7 है और ये 3/7 है, इसको प्लस या माइनस करना है, तो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 को एक बार लिख दो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसे एक ही बार लिखो और ये ऊपर ऐड कर दो, या माइनस है तो माइनस कर दो। सेम ऐसे यहाँ भी है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो माइनस करना है। इनके डिनोमिनेटर दोनों के b और b सेम डिनोमिनेटर है, तो एक बार b लिख दो, जैसे इसमें आप एक बार 7 लिखते हो वैसे इसमें एक बार b लिख दो, तो ऊपर ये जो नंबर होते हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये a प्लस 10, बीच में माइनस है एंड ये a एंड 10/7 गिवन है। अब ये a प्लस का भी और a माइनस का भी, जब एक ही चीज़ प्लस में और माइनस में तो वो कट गई, a में से a कटा तो 0 आ गया ना, यानी ये कट गया। तो ये 10/b कितना आ गया 10/7। अब आपको दिख रहा है ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, तो जब भी दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं ना, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 10 को तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 10 7 जा 70, ये इस साइड लिख दो, और 10 को b से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई करके और ये यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो 10 इंटू बी 10b हो जाएगा। अब b निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में तो इस साइड कैसे, रूल बता दिया ना, यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में और ये निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई से इधर जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 70 के अपॉन में 10 नीचे आ जाएगा, ये तो ऊपर ही रहेगा बट ये जो 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 से 70 कट जाएगा 7 पे, 10 1 जा 10 7 जा, तो ये b कितना आ गया आपका, b आपका 7 आ गया। अब b की वैल्यू आ गई, अब आपको a की भी निकालनी है। आपको एक कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि a क्या है b-3, इस कंडीशन का यूज़ कर लो, जिससे b होता है तो a निकल जाएगा। अब मेरे को a b-3 दिया है तो b कितना रख दूँ, b कितना आ गया 7, तो b की जगह मैंने 7 रख दिया, माइनस का 3, तो 7 - 3 कितना होता है 4, तो a 4 आ गया। अब a भी आ गया, b भी आ गया, आपको तो a/b निकालना है, तो a ऊपर रखो 4 और b कितना है 7, तो 4/7 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप इजी सा ही क्वेश्चन था, फ्रैक्शंस के आपको थोड़े बहुत प्लस माइनस के रूल आने चाहिए।
एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर बी कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में ले जाओ, फिर बी आ गया तो ए निकाल लो, फिर ए बाई बी निकाल लो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। कन्वर्जन करना है 31/7/16, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में लाना है। तो देखो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन अगर डेसिमल में लाना है ना, तो आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये अगर मान लो ये कोई मिक्स फ्रैक्शन 2 3/5 है, तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + 3/5, क्योंकि ये जब ऐसे होता है ना तो ये ऐसे भी आ सकता है इसका आंसर। तो यानी ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका 31 वाला पार्ट तो आगे रख दो, और ये 7/16 है ये प्लस में अलग से कर दो। अब मेरे को इसे तो ऐसे ही रखना है, इसको ना डेसिमल में चेंज करना है। इसको इस पूरे को आप ऐसे लंबा मत करने लग जाना कि आप पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलो, कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलने का मतलब इसको पहले से मल्टीप्लाई फिर प्लस करो। तो 2 5 10, 10 में ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस करते हैं, तो 10 2 10 3 13 और नीचे अपॉन में 5, ये आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं, फिर 13/5, फिर आप डेसिमल में बदलोगे, तो ऐसे करके तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल सा रूल है कि जो आगे वाला पार्ट है इसे ऐसे ही रहने दो, इसको आपको डेसिमल में बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो वाला पार्ट है इसको डेसिमल में लाना है। तो अब 7/16 को डेसिमल में लाने के लिए क्या मतलब होता है, जब भी किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना हो तो जो इसका न्यूमरेटर होता है ना, हमेशा याद रखना न्यूमरेटर अंदर रखना होता है और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है वो बाहर, उससे डिवाइड करना होता है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ये बड़ा है तो ये अंदर रख लेते हैं और ये छोटा वाला बाहर रख लेते हैं, नहीं, आपको न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर रखना है। तो इसमें भी यही किया मैंने, 7 अंदर रखा और 16 बाहर रखा। अब 16 के डेल में 7 तो आता नहीं है, डिवाइड तो सबको आता होगा, तो 7 तो आता नहीं है, तो 70 बना दो, तो एक जीरो लगानी, तो शुरू में डेसिमल लगा दो। अब 16 में 70 से छोटा 64 होता है ना, 16 4 जा पे, और फिर ये माइनस कर दो, 10 - 4 6, फिर से एक जीरो लेनी पड़ेगी। तो 60 से छोटा कितना होता है, 48 है ना, 3 पे आता है, फिर 12, ऐसे ही मैंने कर दिया, 120 बन जाएगा, एक जीरो और लोगे तो ये 16 7 जा 112 आ जाएगा, फिर ये 10 - 2 8, फिर से एक जीरो लोगे तो 80 चला जाएगा आपका 5 पे। तो ऐसे करके 16 से इसको आपको डेसिमल करना है, तो ये आएगा 0.4375, 0.4375। अब 31 पे तो पॉइंट है नहीं ना, तो 31 पे जिस पे पॉइंट ना हो तो उसके बाद तो पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हो आप, और इस पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि प्लस जब भी करना है तो पहले इस पे भी पॉइंट लगाओ, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी, लाइक डेसिमल में बदलो। तो ये 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे जीरो और बाद में कितना है 4375, यहाँ जितनी भी जीरो लगा सकते हो लगा दो, फिर से ऐड कर दो 5 7 3 4.31, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं, इसी को बदलना है, ये बाद वाला फ्रैक्शन जो होता है। तो 31.4375 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 31.4375। तो यहाँ से भी देखो मेरे को पता ही चल रहा था 31 अपॉन समथिंग है, तो यानी कि मेरा आंसर 31 पॉइंट ही आएगा। अब 31 पॉइंट आपके दो ऑप्शन में था, सी और डी में, इसलिए आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीज टू 1/3 टू इटसेल्फ देन द एरिया टू द स्क्वायर विल बी डिक्रीज टू। मतलब अगर एक स्क्वायर है और उसकी हर एक साइड को मैं 1/3 कर दूँ, उसके खुद से 1/3 कर दूँ, डिक्रीज कर दूँ, यानी 1/3 का मतलब मैंने उसे कम कर दिया, तो उसका जो नया एरिया होगा स्क्वायर का वो कितना डिक्रीज हो सकता है। तो देखो वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब मैंने क्योंकि नई साइड बोला, क्वेश्चन में बोला कि जो भी ओरिजिनल साइड है उसका 1/3 कर दिया, उसका 1/3 कर दिया, यानी एस थी ना पहले साइड, तो अब मैंने 1/3 एस ले लिया। तो मैंने नई साइड क्या करी, जितनी एस पुरानी वाली थी उसका 1/3 कर दिया। अब मेरे को नया एरिया करना है, तो अब नई एस इंटू एस की जगह क्या करूँगी, 1/3 एस और 1/3 एस, है ना, यही तो करूँगी, क्योंकि साइड इंटू साइड, बट पहले तो साइड एस थी, अब तो नई वाली साइड 1/3 एस हो गई, तो 1/3 एस 1/3 एस। अब मैंने ये जो 1/3 और 1/3 इनको अलग कर लेना, 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। मैंने क्या बताया, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये 1/9 और एस इंटू एस कितना हो गया, एस स्क्वायर। तो देखो ये भी एस स्क्वायर ही था ना, एस और एस का स्क्वायर होता है, तो ये एस स्क्वायर तो पुराने वाला है, और कितना कम हुआ, 1/9, 1/9 कम हुआ है, तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 1/9 डिक्रीज़ हुआ है। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर है, कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, 1/9, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर
जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो डिटेल सोल्यूशन होगा, विद कंसेप्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। JNV का ये हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, ताकि आप इजीली क्वेश्चन पेपर को जो भी आपके आएगा उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर सके। एंड एकेडमिक के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर देना एंड प्रैक्टिस करते रहना।